बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 28 MGH 501 का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। स्टूडेंट्स, जो भी मेंबर इस वीडियो पे नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। इन दिस लेक्चर जो है वी विल डिस्कस द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम AX इज इक्वल टू एक्स, या फिर मोर जनरली जो इक्वेशन है ना आपके पास है एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, वेयर लेमडा जो है वो यहाँ पे एक स्केलर नंबर होगा जिसे हम आइगन वैल्यू का नाम देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी के फिक्स्ड पॉइंट। और फिक्स पॉइंट क्या होता है कि अ पॉइंट इन विच अगर आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स हो, कोई भी एक A मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके अंदर r की पावर n का मतलब कि उसके अंदर अगर n रो हो, सच दैट इस तरह से हो कि x इज इक्वल टू एक्स। अब एवरी स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो एटलीस्ट वन फिक्स पॉइंट हो। ठीक है। अगर हम उसके स्क्वायर मैट्रिक्स को देखें तो एटलीस्ट उसमें वन फिक्स पॉइंट होना चाहिए। यानी एक्स इज इक्वल, अगर हम ज़ीरो लेते हैं तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रिवियल है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू अगर हमारे पास ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे कि ये ट्रिवियल फिक्स पॉइंट है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आंसर आ रहा है तो हम उसे नॉन ट्रिवियल के नाम से जानेंगे। ठीक है। फिर हमने जो करना क्या है कि हमने आपके पास जो भी जनरल प्रोसीजर है को फिक्स पॉइंट को निकालने का, जिसे हम बाद में आइगन वैल्यू का नाम भी देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, उसको हम कुछ इस तरह से कहते हैं कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी नंबर, किसी भी स्केलर के साथ अगर हम आइडेंटिटी को मल्टीपल करते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि आई होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक्स इज इक्वल टू आई एक्स लिखूँगा तो इस पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो इसके अलावा यही ए एक्स अगर इधर आए और दोनों में से एक्स को कॉमन ले लिया जाए तो आई ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंस ये हमें बता रहा है कि हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो जो है वो होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस के लिए है, और इसमें हम अननोन कोफिशिएंट जो कि हमारे पास हमें नहीं पता, जो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ के नाम से जाना जाएगा, हम उसको यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब हमने करना क्या है, इसमें हम कुछ थ्योरम के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स का, यानी n क्रॉस n का मतलब होता है कि जितनी कितारें हैं उतनी ही कॉलम होगा, तो मतलब आपको सिंपल कह सकते हैं अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो उसके अंदर हम नॉन ट्रीवल फिक्स पॉइंट अगर है या नहीं है, या वो ट्रीवल है या नॉन ट्रीवल है, हम ये बता सकते हैं। अगर वो ट्रीवल होगा तो ज़ीरो है, अगर नॉन ट्रीवल होगा तो उसका एक पॉइंट फिक्स होगा। फिर आई माइनस ए इज़ अ सिंगुलर और डिटर्मिनेंट आई माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। एग्जाम्पल से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि इन ईच पार्ट डिटरमाइन द वेदर द मैट्रिक्स इज अ नॉन ट्रिवियल फिक्स पॉइंट एंड इफ सो ग्राफ अगर हम उसका खींच लें सब स्पेस का हो। तो ग्राफ के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ए और बी के नाम से दो मैट्रिक्स सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें अगर हम सोल्यूशन के तौर पर आई माइनस ए, स्टूडेंट आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आई जो आपके पास डायगोनल एंट्री है वो वन होती हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्री होती हैं वो आपके पास है ज़ीरो होती हैं। ठीक है। तो इसके बाद हमने आई में से ए को माइनस करना है। ए आपके पास ऊपर दोनों गिवन है, तो सबसे पहले मैंने ए वाला पार्ट लिया है। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास कुछ इस तरह से जो है ये वैल्यूज़ बन जाती है। सही हो गया। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँ, ठीक है, डिटर्मिनेंट का पता है ना आपको किस तरह से रहता है, पहले हमने डायगोनल एंट्री को मल्टीपल करना होता है और फिर दरमियान में माइनस लगा के नॉन डायगोनल एंट्री को। तो जब हम इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये तो सिंपल सा काम है, आप इजीली ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आंसर आ रहा है वो माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है। तो माइनस का 4 आंसर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे बता सकते हैं कि ये हमारे पास ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है। तो अब हमारे पास जब हम नेक्स्ट की बात करें फॉर एज अ नॉन ट्रिवियल फिक्स पॉइंट, जैसा कि मैं अगर बी को यहाँ पे लूँ, यानी कि आपके जो बी वाला पार्ट है जिसमें हमने 0 2 और 0 1 वैल्यू है, अगर स्टूडेंट हम आइडेंटिटी से उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ बन जाती है ना वो हमारे हमारे पास क्या है, देख सकते हैं आप कि उनमें एक मुकम्मल तौर पर रो ज़ीरो हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों का डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, ज़ीरो होता है, और जिनका आंसर ज़ीरो आ जाए स्टूडेंट्स वो नॉन ट्रिवियल होते हैं।
ठीक है। अब फिक्स पॉइंट अगर हम एक्स की बात करें कि एन माइनस जिनका आंसर सिफर शो हो रहा होता है ना, हम उनको होमोजेनियस इक्वेशंस की तरफ लेके चलते होते हैं। ठीक है। सो अब हम अगर इनका जनरल सोल्यूशन बनाएं, जो कि हमने यहाँ पे अभी बात की है जी, कि ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स जो था, हमने इनको अब क्या करने लगा हूँ मैं, जो जिनका आंसर इक्वल टू ज़ीरो आया था हमारे पास, और ये हमारे पास जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के नाम से जान रहे हैं। तो अगर हम इनको इन द फॉर्म ऑफ इनकी एक्सप्रेस कंपोनेंट से ज़ाहिर करें, तो हम इसको बेसिकली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी एक्स अगर हम यहाँ से कहें कि एक्स इज़ इक्वल टू, चूँकि ये इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, और जब हम इसमें लेट टी जनरल सोल्यूशन के लिए लेते हैं ना, जिसमें हम सबसे पहले जो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि हम इसको वाई इज इक्वल टू टी ले लेते हैं। बेसिकली वाई का आंसर भी नहीं आ रहा होता, तो हम उसको जब हम किसी भी होमोजेनियस की बात करते होते हैं ना, तो हम उसमें जो है ना वेरिएबल जो है ना, वो हम खुद लेट करके ले लेते होते हैं। तो वाई इज इक्वल टू अगर टी है तो एक्स इज इक्वल टू टू टी होगा। ठीक है। उसकी वजह क्या है कि अगर हम नीचे वाली रो को मल्टीपल करेंगे ना, तो x इंटू ज़ीरो और y इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम y इज इक्वल टू लेट कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट को अगर हम मल्टीपल कर दें स्टूडेंट्स, तो मैं आपको चलें बता देता हूँ कि ये किस तरह से ले रहे हैं। कि अगर मैं इसको मल्टीपल करूँगा तो x और माइनस का टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि वाई इज इक्वल टू मैंने लेट टी कर लिया होगा, तो माइनस टू टी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाता है फिर उधर जाके पॉजिटिव का टू टी। तो इस तरह से विच इज़ द, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं, जिसमें से अगर हम यहाँ से y का आंसर निकालें तो वो हमारे पास जो है वो t है। अब देखें स्टूडेंट, अगर हम y की बात करें तो t की जगह पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो वो बनता है x/2। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाता है फिर 1/2 x। ठीक है। अब ये किसका आंसर है? अब ये आपके y का आंसर है। क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू में अगर हम x का आंसर को शो करें तो x और y में x इक्वल टू टी था, y इक्वल टू टी था। अगर मैं t कॉमन ले लूँ तो 2/1 बनता है। ठीक है। और अगर मैं x की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि a आपके पास कौन था मैट्रिक्स जो आपने स्टार्ट में लिया था, और x x का आपका पास क्या है 2t और t। तो इस तरह से हम 2t ए एक्स इज इक्वल टू एक्स भी शो हो रहा है, क्योंकि हमने x को देखा तो 2t और t था। तो अब हमने ए एक्स इज इक्वल टू एक्स भी कह रहे हैं, शो करवा रहे हैं। सो फॉर एवरी वेक्टर जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनका फिक्स पॉइंट होता है। तो स्टूडेंट, अगर हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स की बात करें नेक्स्ट, तो बात फिर वही हो रही है कि ये यूनिक होते हैं, सेटिस्फाई करवाते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स को। ठीक है। और इसमें अगर हम लेमडा की बात करें तो लेमडा यहाँ पे स्केलर होता है। तो आइए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम किस तरह से आइगन वैल्यूज़ को निकालते हैं, आइगन वेक्टर्स को कैसे देखते हैं कि यह है या नहीं है। तो एग्जांपल में आप देखें तो ए आपके पास है जी -1 6 2 4 और 5 2 है, और यू की कुछ मैट्रिक्स दिया है और वी का कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब आपने उसने ये कहा है कि आर यू एंड वी आइगन वेक्टर्स। अब आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? आइगन वेक्टर स्टूडेंट वो होते हैं कि अगर आप उसको ए के साथ देखें और फिर वो किसी उसी मैट्रिक्स से अंदर से बिलोंग कर रहा हो, मतलब कि आपका उसी के अंदर से ही मल्टीपल मौजूद हो उसका। लाइक अगर मैं कहूँ आपके पास ए, आपके पास मैट्रिक्स आपके सामने है, अगर पहले मैं यू के लिए चेक करता हूँ, तो स्टूडेंट जब मैं यू के लिए चेक करता हूँ तो मैंने ए और यू को लिखना है, मल्टीपल करना है। मल्टीपल करने का पता है आपको कि ये 6 और ये 30। ठीक है। तो क्या बनेगा 6 -30, तो वो माइनस का 24, और 30 और माइनस का 10, तो वो 20 बन जाएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 और 20 में से अगर आप 4 कॉमन ले लेते हैं तो 6 एंड माइनस का 5 बन रहा है। अब -4 कॉमन क्यों लिया, हालांकि 4 भी ले जा सकता था। स्टूडेंट -4 कॉमन लेने का मतलब ये है कि हमने तो ये देखना था कि अगर मैं कुछ चीज़ कॉमन ले रहा हूँ तो कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास यू में चीज़ मौजूद है क्या वो दोबारा बन रही है। अगर तो बन रही है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि u इज़ आ आइगन वेक्टर। और अगर ये ना बनता कॉमन ले के किसी तरीके से भी, तो हमने कहना था कि ये हमारे पास आइगन वेक्टर वैल्यू, सॉरी आइगन वेक्टर है नहीं है। अब इसमें जो कॉमन लिया था ना -4, ये उसकी आइगन वैल्यू है, और जो आइगन वेक्टर है या नहीं है, ये देखने के लिए हमने देखना होता है कि क्या उनका मल्टीपल बनता है या नहीं बनता। अब ये यू हमारे पास आइगन वेक्टर भी था और उसकी आइगन वैल्यू जो है वो -4 है। अगर मैं v को चेक करूँ, v से मल्टीपल करूँ, -9 और 11 बनता है, तो इसमें से ना हम कुछ चीज़ कॉमन ले सकते हैं। सो लिहाजा ये किसी भी तरह से
लैम्डा की वैल्यू कोई भी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, कॉमन ही नहीं आ रहा कुछ चीज़ जिसे हम कॉमन लेके कह सकें वो दोबारा बन जाता है। तो लिहाजा जो वी है ना, है हमारे पास आइगन वेक्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल ही नहीं है किसी भी नंबर का, स्केलर का, जो हमारे पास वी के लिए जो उसको वी को जो है ना वो फुलफिल करवा दे। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है कि शो दैट 7 इज़ द आइगन वैल्यू। अब स्टूडेंट्स 7 इज़ द आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि आइगन वैल्यू को किस तरह से निकालते हैं। तो मैं इस मैट्रिक्स को ले लेता हूं जिसके बारे में उसने कहा है कि इसका 7 आइगन वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले क्या करते होते हैं कि AX इज इक्वल टू 7X, मतलब तो ये है ना कि 7X होगा। अब 7X, पहले तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि आपने ए के साथ 7I को माइनस करना है, यानी कि आपने पहले इस आइडेंटिटीज़ को प्रूव करवाना होता है। इससे जो मैट्रिक्स बनेगा फिर उसको आपने देखना होता है रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म बना के कि क्या ये वाकई है या नहीं है। तो आपने क्या किया जी, ये आपके पास कैसे आया, आपने 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 0 0 1। तो इसके बाद जब हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास जो चीज़ बन जाती है वो हमारे पास ये आ जाता है। अब अगर हम इस चीज़ को कैसे करेंगे चेक हम इनको रिड्यूस चेक करेंगे बना के। हमने पहले ऐसे कहना है जी कि हमारे पास ये डिपेंडेंट वैल्यू होती हैं, मतलब कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं। नॉन ट्रिवियल मीन जिसे हम इक्वल टू ज़ीरो रख सकें। जब हम इसे इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो हम इसे लीनियरली डिपेंडेंट भी बोलेंगे। जैसे हम इसे इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे तो आप देख सकते हैं हमने इनको 0 0 के इक्वल रख दिया, जिससे वो इस तरह का मैट्रिक्स शो हो गया। अब हमने इस 6 को 1 बनाना है ताकि रिड्यूस बनाया जा सके इसको, ठीक है, इचेलॉन फॉर्म में लेके आ जा सके। मैंने क्या किया, -R1 -R2, इससे ये वाला 1 बन जाएगा। इस 1 से अब नीचे वाले को 0 बना देंगे। तो स्टूडेंट जैसे ही मैंने उस वाले को 0 बनाया तो देखेंगे हम कि हमारे पास क्या हुआ है, यह टोटली 0 हो चुकी है, ऐसी है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन जो है अगर हम देखें तो हमारे पास 1 और -1 जो कि रो 1 में मौजूद है आपके वही बच जाते हैं, बाकी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक मुकम्मल तौर पे रो जो है वो उसको 0 शो करवा रहा है। और अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी फिलफिल हो जाए, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने a माइनस लेमडा आई करके देखा है, मतलब लेमडा आई तो हमने पहले वो कर लिया था ना। अब हमने क्या किया है, हमने देखा है तो ये वाकई 0 के प्रूव हो रहा है, 0 के प्रूव हो रहा है, मतलब कि ये नॉन ट्रिवियल है। तो लिहाजा जो 7 है वो यहाँ पर क्या है, वो वहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, बिल्कुल वहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो ज़रूर है, जिसकी वजह से वो उस सेटिस्फाई करवा रहा है उस इक्वेशंस को। अगर वो ना करवाता, 0 ना आंसर आता, तो मतलब कि फिर वो वहाँ पे आइगन वैल्यूज़ की जो प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज़ की वो फिलफिल नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं कि आइगन स्पेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो वैल्यू हमने कहते होते हैं ना कि हमारे पास जिस वैल्यू पे वो 0 शो हो रहा है, जैसे कि अभी हमने उसके ऊपर सॉल्व करके देखा है उस मैट्रिक्स को, तो उसके अंडर जितना भी स्पेस है ना Rn, वो सारे का सारा आइगन स्पेस के नाम से जाना जाता है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे बात करूँ तो अगर आपके पास जैसे 7 लैम्डा अगर की बात करें, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। लैम्डा की जो 7 वैल्यू है ना 7, ये देखिए उसका मतलब होता है कि 7 गुना है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जो स्पेस है ना, तो ये इसका जो रीजन है ना वो हमारे पास क्या है, इसका आइगन स्पेस है। आइगन वैल्यू का मतलब होता है कि ये कितनी दूर तक जा रहा है, कितनी इसकी मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। और स्पेस का मतलब होता है कि उसने जितना भी रीजन वहाँ से ले लिया वो सारे का सारा उसका आइगन स्पेस कहलाएगा। लेट्स सी हम अनदर क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपके पास एक ये मैट्रिक्स मौजूद हो, फाइंड द बेसिस फॉर अ कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस वेयर आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स इज 2। तो आइगन वैल्यू उसने कहा जी 2 है, आपने बेसिस को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो आप सबसे पहले a-2i जिस तरह हम आम रूटीन में करते हैं। अब स्टूडेंट हमने देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स था ना वो 3/3 का था, हमने जो मैट्रिक्स लेना है आइडेंटिटी यानी कि 2 × i के साथ, वो भी 3/3 का ही लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया है जी, हमने भी 3/3 वाले से 2 को मल्टीपल करके ये वाला बना लिया। अब हमने स्टूडेंट्स इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाया तो ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास बन चुका है। अब चूँकि हमें पता है हमने उनको 0 के को लेके आना है, तो डेफिनेटली हम इक्वल टू टोटल 0 रखते हैं।
ज़ीरो रखने के बाद हम उसको इचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला पोर्शन 1 बनाते हैं, उसकी मदद से 0 बनाते होते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको 1 ना भी बनाएं तो तब भी हमारा गुजारा हो सकता है, बिकॉज हम इनको 0 बना सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे 2 ही हैं। तो देखिए हमने इन दोनों को 0 बना दिया, लेकिन क्या हुआ है जी कि सारी की सारी रो वो भी 0 हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चूँकि ये इक्वल टू 0 शो करवा रहा है, सो डेफिनेटली हमारे पास वो जो 2 है वो उसकी आइगन वैल्यू है। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये उसकी आइगन वैल्यू है। और जो चीज़ बनी है 2 माइनस 1 6, अगर हम उसकी मसावत बनाएं जिसमें x2 भी 0 है और अब x3 भी 0 है, तो स्टूडेंट्स अगर हम उनको कुछ इस तरह से लें, हम उनको एक को नाम t दे दें, एक को नाम s दे दें। ठीक है, एक को t का नाम दे दिया, एक को s का नाम दे दिया। और फिर अगर मैं इसी में से क्या करूं, मैं इनको यहाँ पे मज़ीद जो है वो लिख देता हूँ कि अगर हम इनमें से इनको इस फॉर्म में लिखें, फिर एक में से t कॉमन लूँ और एक में से s को कॉमन लूँ। ठीक है, तो जब मैंने t के लिए लिखा, ये मैंने s के लिए लिखे, फिर एक में से मैंने t कॉमन लिया, एक में से s कॉमन लिया, जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 24 में बताया था कि यहाँ से बेसिस बनाए जाते हैं। हम यहाँ से इनकी बेसिस बना सकते हैं। अब इनकी 2 बेसिस हैं, एक बेसिस ये है और दूसरी बेसिस ये है। ठीक है, जो उसने लास्ट पे बता दी है। लेकिन स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बेस उसने ठीक लिखी है, लेकिन इस बेस में उसने गलती की है। यहाँ पे एक 1/2 आना है, नीचे वाला जो 1 आना है, उसके बाद 0 आना है, ये उसने यहाँ पे गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो मोस्ट डायरेक्ट वे जो है आइगन वैल्यू का किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम किस तरह से निकालते हैं, हम वहाँ से उसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही निकाल लेते हैं। और अगर वो कैसे हो, 0 का मतलब होता है कि वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ स्टूडेंट उसने उसी कंसेप्ट के बारे में लिखा है। नेक्स्ट उसने थ्योरम एक और बताया हुआ हमारे पास कि स्टूडेंट्स कहता है कि हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स हो n क्रॉस n का, यानी कि स्केयर मैट्रिक्स हो और उसमें लैम्डा जो है वो स्केलर हो जी, तो लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू होती है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। लैम्डा इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर वो आंसर 0 आ रहा है तो वो नॉन ट्रिवियल होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये एक थ्योरम है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम अपर और लोअर ट्राइंगल की भी बात करें तो आइए मैं उन पर भी फोकस करता हूँ। तो एग्जांपल को देख लेते हैं, जिससे आपको अपर ट्राइंगल का कंसेप्ट यहाँ पे मिल भी रहा है। तो स्टूडेंट आप देखें, ये जो उसने एक एग्जांपल ली हुई है जिसमें ऊपर सारे के सारे क्या हैं आपके पास 0 शो हो रहे हैं और डायगोनल एंट्री जितनी भी होती हैं ना, ये सारी की सारी आपके लैम्डा की वैल्यूज़ होती हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि लैम्डा -1 ये आपके पास आंसर शो हो रहा है। फिर लैम्डा ये चूँकि ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो चुका है, नेक्स्ट का 6 है वो माइनस हो जाएगा, इसका भी 6 था तो वो उसने एक पे ही स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो और ये उसके लैम्डास की वैल्यूज़ हैं जो कि उसने इस फॉर्म में लिख दी हैं। और पावर भी इस तरह से कह रहा है कि अगर वो अगेन बाय अगेन आ रहे हो तो हम उनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वो यहाँ पे बता रहा है आपको। और नेक्स्ट थ्योरम है जी कि इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू या आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए वेयर एक्स इज अ कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर। ठीक है, इफ़ के इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, लैम्डा के यानी कि उसका आइगन वैल्यू जो है ए की, जिसमें एक्स इज़ अ वेक्टर होता है, ये एक थ्योरम बता रहा है आपको सिर्फ। ठीक है, जिस नीचे उसने देखें कितनी ज़्यादा जो है वो फिर प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से देख लेना है। अब देखें, जो भी आपके पास मैट्रिक्स होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट, जिसको हम रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर अगर हम उसको देखते हैं कि उसमें जो ए जो है वो पहले ऑलरेडी इन्वर्टिबल होता है, फिर अगर उसका आंसर 0 हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास वो कोई ना कोई सोल्यूशन यूनिक लेके आ रहा होता है। उनके कंसिस्टेंट वेक्टर जो हैं वो होते हैं या नहीं होते, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम एग्जांपल पे आ जाते हैं जी। तो उसने कहा है जी इज़ द 5 इज़ द आइगन वैल्यू, तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही बात बार बार उस स्टेप को मैं रिपीट करवा रहा हूँ कि a-5 आए। आपने क्या करना है, पहले चूँकि वो 5 आइगन वैल्यू को कह रहा है तो आपने आइडेंटिटी से 5 को मल्टीपल करते हुए इसी मैट्रिक्स से जो उसने कहा है कि जिसकी वैल्यू है उससे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, फिर इक्वल टू 0 रखेंगे और इसको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट सारी की सारी रोज इक्वल टू 0 नहीं हुई। ठीक है, तो जिसका मतलब ये है कि हमारे पास ये इन्वर्टिबल है, क्योंकि इनके तमाम तार एलिमेंट जो है वो सारे के सारे 0 नहीं हुए। एक तो ये इन्वर्टिबल है, दूसरा उसका जो 5 है वो उसकी आइगन वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि सारे का सारा एक का रॉ होने का 0 होना ज़रूरी था। अब इसमें नहीं हुआ तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 इज़ अ नॉट आइगन वैल्यू। ठीक है, और ये इन्वर्टिबल भी है क्योंकि इनका इन्वर्स पॉसिबल होगा।
पहले जितने भी होते थे उनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं था। अब ये इन्वर्टिबल है क्योंकि इनका इन्वर्स पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द ऑल ऑफ द वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो है लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने किस तरह से आइगन वैल्यूज़ को निकालना है, फिर आइगन वैल्यू है या नहीं है ये चेक करना है, फिर अगर आंसर सारे के सारे ज़ीरो नहीं होते मुकम्मल तौर पर हो तो वो इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो आप इसको ईज़िली चेक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ऑल द बेस्ट।